नमस्कार, मैं वरुण कुमार। दिन है सोमवार और आप देख रहे हैं मनी टाइम। एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के बढ़ने वाले हैं दाम। जी हां, जनवरी से मार्च के बीच में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की कीमत 5 से 10% तक बढ़ जाएगी। पैनासोनिक, एलजी, हायर जैसी कंपनियां पहले ही अपने उत्पादों के दाम बढ़ा चुकी हैं। सोनी, हिटैची, गोदरेज मार्च तक कीमत बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसका कहना है कि कच्चे माल की लागत और महंगी ढुलाई के बीच बिना कीमत बढ़ाए कंपनियों के लिए बिजनेस को सस्टेनेबल बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। मेटल्स और प्लास्टिक की कीमत 70% तक बढ़ चुकी है। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 9वीं सीरीज का सब्सक्रिप्शन खुल गया है। आप इसमें 14 जनवरी तक निवेश कर सकते हैं। इसमें सोने की कीमत 4,786 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन निवेश करते हैं और डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपये की छूट दी जाएगी। यानी आपको निवेश के लिए प्रति ग्राम 4,736 रुपये ही चुकाने होंगे। इस स्कीम की खास बात यह है कि आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना होगा और निवेश पर सालाना 2.5% की दर से ब्याज भी मिलेगा। सरकार के लिए ये स्कीम बड़ी सफल रही है। 2015 में शुरुआत के बाद से सरकार इससे अब तक 32,000 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। फिनटेक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने उठाया है बड़ा कदम। फिनटेक कंपनियों के लिए रेगुलेशन से लेकर इनके कामकाज की निगरानी, आम लोगों के हितों की रक्षा और इस सेक्टर में इनोवेशंस जैसे मसलों को लेकर अब रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने अपने यहाँ एक अलग फिनटेक डिपार्टमेंट बनाया है। इस डिपार्टमेंट का मकसद फिनटेक सेक्टर पर और फोकस करना और इनोवेशंस को सहूलियत देना है। रिजर्व बैंक के फिनटेक डिपार्टमेंट ने 4 जनवरी से काम करना शुरू कर दिया है। ये डिपार्टमेंट इस सेक्टर की चुनौतियों को भी देखेगा और उनके हल भी निकालेगा। अलग डिपार्टमेंट बनाने से इस सेक्टर में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और आम लोगों को किसी भी तरह के फर्जीवाड़े और नुकसान से बचाने में भी मदद मिलेगी। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्कों को बढ़ा दिया है। नए शुल्क 10 फरवरी से लागू होंगे। कैश एडवांस पर ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिया गया है। अब लिए गए अमाउंट पर 2.5% चार्ज देना होगा। चेक रिटर्न के मामले में अब टोटल बकाया अमाउंट का 2% शुल्क लगेगा। बैंक ने लेट पेमेंट चार्ज को भी बढ़ा दिया है। लेट पेमेंट चार्ज टोटल बकाया अमाउंट पर अलग अलग होगा। 100 रुपये से कम के बकाया अमाउंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 501 से लेके 5,000 रुपये तक के बकाया अमाउंट पर लेट फीस 500 रुपये होगी। 25,001 से 50,000 रुपये पर 1,000 रुपये और 50,000 रुपये से ज़्यादा बकाया अमाउंट पर 1,200 रुपये लेट फीस देनी होगी। पेटीएम निवेशकों को हुआ है भारी नुकसान। पेटीएम का शेयर करीब 6% टूटकर 1,200 रुपये से नीचे 1,158 रुपये पर बंद हुआ। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने इसमें अभी और गिरावट आने की आशंका जताई है, क्योंकि उसे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ग्रोथ की सीमित क्षमता दिखाई पड़ रही है। कंपनी ने आईपीओ में अपने शेयर की कीमत 2150 रुपये तय की है। मैक्वेरी ने कम राजस्व प्राप्ति और उच्च कर्मचारी एवं सॉफ्टवेयर खर्च के चलते कंपनी के राजस्व वृद्धि की दर को 26% से घटाकर 23% कर दिया है। IRDAI ने पेटीएम के इंश्योरेंस बिजनेस में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है और अब इसका असर कंपनी के बैंकिंग लाइसेंस मिलने पर भी पड़ सकता है। ओमिक्रॉन ने किया एयरलाइंस कंपनियों को मजबूर। जी हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के कारण हवाई यात्री अपने ट्रैवल प्लान्स को बदल रहे हैं। इसके चलते इंडिगो ने चेंज फीस माफ करने का फैसला किया है। देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस इंडिगो ने डिमांड घटने के कारण अपनी उड़ानों में 20% तक कटौती करने की घोषणा की है। कंपनी रोजाना करीब 1500 उड़ानों का परिचालन करती है। इंडिगो ने कहा कि जहां संभव हो उड़ानों का कैंसिलेशन कम से कम 72 घंटे पहले किया जाएगा और ग्राहकों को अगली उपलब्ध उड़ान में ले जाया जाएगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से घरेलू यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। 26 दिसंबर को करीब 3,90,000 घरेलू यात्रियों ने सफर किया था, लेकिन 8 जनवरी को यह आंकड़ा घटकर करीब 2.5 लाख रह गया। बीते 2 हफ्ते में घरेलू हवाई यातायात में करीब 40% की कमी आई है। सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का हो सकता है ऐलान।
बजट 2022 की तैयारियां जोरों पर हैं। बजट में पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार एफडीआई की लिमिट बढ़ा सकती है। सरकारी बैंकों के लिए अभी विदेशी निवेश की सीमा 20% है। 1 जनवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस लिमिट को बढ़ाकर 74% करने की घोषणा कर सकती हैं। एफडीआई की लिमिट को बढ़ाने के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट में बदलाव की जरूरत होगी और ऐसा संभव हो सकता है कि एफडीआई की ये लिमिट केवल उन बैंकों पर लागू हो जिनका निजीकरण किया जाना है। एफएमसीजी कंपनियां कर रही हैं स्टॉक तैयार। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बीच रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनियां यानी एफएमसीजी कंपनियां, इनकी मांग में जोरदार उछाल आया है। इन कंपनियों ने आपूर्ति के किसी तरह के संकट से बचने के लिए स्टॉकिस्टों को अधिक माल भेजना शुरू कर दिया है। पार्ले प्रोडक्ट, डाबर इंडिया और आईटीसी जैसी कंपनियां महामारी की नई लहर के कारण आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरीके की रुकावट से बचने के लिए कच्चे माल का अतिरिक्त स्टॉक रख रही हैं। अमेजन फ्यूचर और रिलायंस के बीच लड़ाई जल्द सुलझने के आसार नहीं हैं। अमेजन ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के आदेश को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। सीसीआई ने दिसंबर में अपने एक आदेश में अमेजन के फ्यूचर कूपन्स के साथ हुए सौदे को सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले हफ्ते दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रही मध्यस्थता की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। अब एक बड़ी खबर है छोटे कारोबारियों के लिए। जी हां, सरकार नई खुदरा व्यापार नीति में कारोबारियों के लिए एक बीमा योजना को शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि किसी दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर उनकी मदद की जा सके। खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति में सस्ते कर्ज की सुविधा, डिजिटलीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने जैसे कामों की घोषणा होगी। राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति का उद्देश्य देश में किराना दुकानों की मदद करना और उन्हें प्रोत्साहन देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुदरा तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये जीडीपी में 12% से अधिक का योगदान देता है। साथ ही रिटेल सेक्टर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देता है। कोरोना की नई लहर की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आई है एक बुरी खबर। सिटी ग्रुप इंक, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट और आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जीडीपी अनुमान को घटा दिया है। सिटी ग्रुप ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपना अनुमान 80 बेसिस पॉइंट घटाकर 9% कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स ने अपने अनुमान को पहले के 9.4% से घटाकर अब 9.3% कर दिया है और आईसीआईसीआई बैंक ने जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पहले 9.8% रखा गया था। जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाने से सीधा असर अर्थव्यवस्था में लौट रही रिकवरी पर पड़ेगा। अब बात करेंगे स्टार्टअप दुनिया में चल रही हलचल के बारे में। स्टार्टअप इकाइयों में निवेश करने वाली कंपनी एजिलिटी वेंचर्स को सेबी से 450 करोड़ रुपए का कोष बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। एंजल निवेशक नेटवर्क एजिलिटी वेंचर्स नेटवर्क स्टार्टअप तथा शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, ई कॉमर्स, वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स, कृषि प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे कई शुरुआती चरण वाले कारोबार में निवेश करती है। इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी एएमओ इलेक्ट्रिक अगले वित्त वर्ष में करीब $10 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए R&D पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे वो बाजार में नए उत्पादों की पेशकश कर सकेगी। इसके अलावा कंपनी का इरादा अपनी विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने और देश भर में अपने बिक्री ढांचे को मजबूत करने का भी है। टाइगर ग्लोबल द्वारा समर्थित इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ग्रो के साथ माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला एक निवेशक और सलाहकार के रूप में जुड़े हैं। ग्रो के सह संस्थापक और सीईओ ललित केशरे ने कहा कि भारत में वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाने के हमारे मिशन में सत्य नडेला का साथ हमें और आगे ले जाएगा। ग्रो ऑनलाइन डीमैट, ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देता है। और अब बात करते हैं आईपीओ अपडेट्स की। सेबी ने वॉरी एनर्जीज और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। अब ये कंपनियां पूंजी बाजार से पैसा जुटाने के लिए अपने शेयरों की बिक्री करेंगी। ऐसी ही बड़ी और काम की खबरों के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलते चलते देखिए ये काम का इन्फोग्राफिक।